नमस्कार, इंडियन टीवी 24 की खास पेशकश स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य चर्चा लेकर के मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। स्वास्थ्य चर्चा में हम स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बात करते हैं, जिसमें हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ते हैं। इसी कड़ी में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए रूबरू होते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24। नमस्कार दीपक जी। सर, सबसे पहले जिस तरीके से बातों का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कि कोविड-19 जैसा घातक संकट बहुत तेज़ी के साथ अपने पाँव पसार रहा है। स्थिति भयावह हो चुकी है, आंकड़े लाखों के पार जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक सामान्य नागरिक को, देशवासियों को आपकी तरफ से क्या सुझाव? दीपक जी, मैं सबसे जो भी सामान्य नागरिक या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, मैं बल्कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि कृपया जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं और जो हम डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं, कृपया उसका नियमतः पालन करें। अपने घर पर ही रहें, अत्यंत आवश्यक होने पे ही घर से निकलें। खासकर बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे, उनको ज़्यादा बचा के रखने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि इस समय आज करीब 2 महीने इस कोविड-19 के गुजर चुके हैं, इस क्राइसिस के। अब इस समय जो लॉकडाउन 4 या लॉकडाउन 5 की बातें आ रही हैं, मेरा मानना है इस बारे में दीपक जी कि अब ये कोरोना जो है ये हमारी लाइफ स्टाइल होने वाली है। हमें अब इस कोरोना या कोविड-19 के साथ ही जीना है और जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो एक सभ्य सिविल सोसाइटी को करना चाहिए, जो शायद हम इतने दिनों में, पिछले कई सालों में हम भूल गए थे। हमें भीड़ भाड़ की जगहों से बचना पड़ेगा। हमें अननेसेसरी या अनावश्यक चीज़ों को नहीं करना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग या मतलब आसपास में एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच की दूरी को बढ़ा के रखना पड़ेगा। एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच की दूरी को बढ़ा के ये रखने का मतलब नहीं है कि हम सामाजिक ना हों, हम बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, हम लोगों से कट हो जाएं, हम इंट्रोवर्ट हो जाएं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। आप सबसे जुड़े रहिए, सबसे कनेक्टेड रहिए। आज के ज़माने में कनेक्ट होने के और भी कई सारे माध्यम है, सोशल मीडिया है, वर्चुअल मीडिया है, ऑल दीज थिंग्स हैं, फोन्स हैं, बट आप रियलिटी में इन पर्सन भी कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से, लेकिन एक सामाजिक दूरी बना के रखें। जैसा कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में, हमारी संस्कृति में नमस्ते और नमस्कार प्रणाम को महत्वता पुराणों से दी गई है, पुराने कालों से दी गई है, उसकी महत्ता अब और समझ में आ रही है, तो उसको पालन करना है हमें। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भयभीत ना होएं, बहुत ज़्यादा पैनिक मत करें, लेकिन भयभीत ना होना और पैनिक ना करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल डल करके और बिल्कुल डिमिनिश करके बैठ जाएं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपनी लाइफ को, अपने जीवन को निडरता से जिए, बेबाकी से जिए, लेकिन साथ में केयरफुल रहिए, जागरूक रहिए, अपने को जागरूक रखिए, दूसरे को जागरूक करिए और साथ ही साथ इस कोविड-19 सिनेरियो में जो भी नियम, जो आज मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है शायद दीपक जी, सबको पता है, बच्चे को आज पता है कि कोरोना वायरस क्या होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। मेरा खुद का 3 साल का बेटा है और उसको मुझसे ज़्यादा शायद पता है, मुझसे ज़्यादा बोलता है कि इससे कोरोना वायरस है, मम्मा पापा बाहर नहीं जाना है, ऐसा करके। तो इस हिसाब से आपको जीना है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा बेसिकली जो व्हाट आई एम डूइंग इज स्पोर्ट्स इंजरी, तो इसलिए मैं ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड मैं लोगों से ये बोलूँगा कि आज के पहले घर में छोटी मोटी तमाम चोटें लगा करती थी। उन चोटों को हम उस समय भी नज़रअंदाज करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से हम चोटों के लिए परेशान होते थे और डॉक्टर्स के पास जाते थे। आज मैं ये कहूँगा कि उन जो छोटी मोटी चोटें हैं जो घर में लगा करती हैं, उसके लिए आप पैनिक ना करें, भयभीत ना होएं, परेशान ना होएं। कोशिश करें कि उन जो छोटी मोटी चोटें हैं उनका घरेलू उपचार किया जा सके और अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो अस्पताल जाएं, क्योंकि अस्पताल जाना, डॉक्टर से मिलना ना केवल एक हेल्थ केयर सिस्टम पे, एक डॉक्टर्स पे एक बर्डन पड़ेगा, बल्कि आपको भी कोरोना कैच होने का बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं ये कहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ को बंद कर दीजिए और अपनी परेशानियों को भूल जाइए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि छोटी मोटी परेशानियों को जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं उसको करने की आदत डालिए और सामाजिक नियमों का पालन करिए और खुश रहिए।
सर, जैसा कि विदित है कि आप एक स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट हैं, तो हम उसी क्षेत्र की बात करेंगे। तमाम दर्शकों के हमारे पास सवाल भी आए थे, उन सवालों में से कुछ सवाल हम आपके सामने रखेंगे। सर, एक दर्शक ने हमसे सवाल किया था कि उसने बताया सवाल के दौरान कि मेरी उम्र 18 वर्ष है और क्रिकेट खेलते वक्त अचानक उसको चोट लग गई थी। जब उसको चोट लगी तो उस दौरान उसके घुटने में काफ़ी सूजन भी आई और भयंकर दर्द था। खैर, समय के साथ साथ उसकी सूजन भी कम हो गई और दर्द भी कम हो गया है, लेकिन वो चलने फिरने में और दौड़ने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रहा है। साथ ही उसका घुटना है जो आगे पीछे भागता नजर आता है। ठीक है, डॉक्टरों का कहना है कि आपके लिगामेंट में चोट है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या है और उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल रेलिवेंट और बहुत आवश्यक प्रश्न पूछा है दीपक जी, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 4-5 सालों से केवल स्पोर्ट्स इंजरी, मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी, केवल तो कहना गलत होगा, मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी डील कर रहा हूँ। तो मेरे पास इस तरह के कई पेशेंट आते रहे हैं और क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से लॉकडाउन स्टेट की वजह से मरीजों का डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो ऐसे मरीज जिनको 2-3-4-5 महीने पहले इस तरह की इंजरी हुई है और वो अचानक से स्तब्ध हो गए, घर में बैठ गए, तो इस समय वो परेशान है। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण भाषा में मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसके लिए बल्कि एक बोन मॉडल का उपयोग करूँगा जो मेरे पास रखा है। ये एक नी या जिसको हम अपना घुटना कहते हैं उसका बोन मॉडल है। अगर हम कोई भी घुटना या कोई भी एक जोड़ की बात करें, जोड़ का मतलब होता है कि जहाँ पे एक हड्डी दूसरी मेजर हड्डी से जुड़ती है और आपस में आर्टिकुलेट करती है या मूवमेंट करती है, उसको जोड़ कहते हैं। तो नी जो जोड़ है, जो घुटना है, वो अगर हम बात करें तो हमारे जो घुटने का जोड़ है उसमें ऊपर की हड्डी थाई बोन होती है जिसको फीमर कहते हैं और नीचे की हड्डी लेग बोन होती है जिसको टिबिया कहते हैं। इन्हीं दोनों मेजर बोन्स के बीच में जो जोड़ बनता है, जो जॉइंट बनता है, उसको नी जॉइंट कहते हैं। और इस नी जॉइंट के आगे एक घुटने की एक कटोरी लगी होती है, इसको हम आम भाषा में कटोरी कहते हैं, मेडिकल भाषा में इसको हम पटेला बोन कहते हैं, वो लगी होती है। तो ये एक मॉडल है नी जॉइंट का। अब अगर हम किसी भी जॉइंट की बात करें तो किसी भी जॉइंट में 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो ये कि उस जॉइंट में कितना मूवमेंट है, ठीक है ना, तभी वो जॉइंट कहलाएगा, वरना हड्डी सीधी बन जाएगी। दूसरा, क्योंकि मूवमेंट के साथ साथ हमें उस जॉइंट को स्टेबिलिटी, एक सुदृढ़ता देनी पड़ेगी। उसके लिए जॉइंट्स को आपस में जोड़े रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं जॉइंट के अक्रॉस। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये साथ ही साथ जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देते हैं और साथ ही साथ इतने सफल होते हैं, इतने लचीले भी होते हैं कि घुटने या किसी भी जोड़ में मूवमेंट हो सके। अब जैसे कि ये घुटने का अगर हम मॉडल देखें तो ये घुटने का मॉडल देखें तो इस घुटने में मोस्टली हमारे पास 4 लिगामेंट होते हैं। अगर ये आगे वाली बोन को हम हटा दें, इसको हम थोड़ा सा आपको हटाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ये कर दें, तो ये घुटना है हमारा, ये बाहर की तरफ है, ये आगे की तरफ है, ये अगर हम इसको ऐसे करें और ये अंदर की तरफ है और ये हमारा पीछे की तरफ हो गया। तो किसी भी घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं मोटे मोटे। एक ये बाहर का लिगामेंट होता है, एक ये अंदर की तरफ का लिगामेंट होता है। फिर घुटने के अंदर अगर हम जाएं तो ये घुटने में अंदर की तरफ एक आगे की तरफ लिगामेंट होता है और एक ये पीछे की तरफ लिगामेंट होता है। इन चारों लिगामेंट्स के अपने अपने नाम होते हैं। अब इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा कि आपके जो कॉलर हैं उनके प्रश्न से विदित है, मोस्ट कॉमनली जो लिगामेंट किसी भी घुटने के ट्विस्ट होने की वजह से या किसी चोट लगने की वजह से, प्रायः फुटबॉल में, क्रिकेट में लग जाती है या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में भी लग जाती है, घर पे खेलते कूदते गिरते समय भी लग जाती है। जो मोस्ट कॉमन लिगामेंट, जो मोस्ट प्रायः लिगामेंट जो टूटता है वो आगे वाला लिगामेंट होता है, इसको कहते हैं ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL। ये ही घुटने का सबसे मजबूत और सबसे स्टेबिलिटी प्रदान करने वाला लिगामेंट होता है। तो ये मोस्ट कॉमन टूटता भी है। इसी के टूटने की वजह से मोस्टली घुटनों में कमजोरी आ जाती है। घुटनों में कमजोरी और लिगामेंट्स के टूटने की वजह से भी आ सकती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली टूटता है। एक साथ ACL या और दूसरे लिगामेंट भी टूट सकते हैं, या इन चारों में से कोई, या फिर इन चारों में से 2 भी, 3 भी, 4 भी। कभी कभी इतना खराब घुटना आता है कि चारों के चारों लिगामेंट टूटे हुए होते हैं, लेकिन वो यूजुअली बहुत बड़े एक्सीडेंट्स में होता है। यूजुअली खेल कूद में 1 या मोस्टली 2 लिगामेंट्स टूटते हैं। तो ये लिगामेंट टूटने की वजह से होता है। अब पहली चीज, इस लिगामेंट की टूटने की वजह से होता क्या है।
जैसा कि आपके कॉलर ने बताया, बिल्कुल वैसा ही होता है। लिगामेंट टूटते हैं अचानक से, आप खेल कूदते समय या एक्सीडेंट के समय घुटना अचानक से ट्विस्ट कर जाता है और वो लिगामेंट टूट जाता है। सपोज अगर हम मान के चले ACL टूटा हुआ है, तो ACL टूटने की वजह से घुटने में सूजन आ जाती है, क्योंकि कहीं भी बॉडी में पार्ट टूटेगा तो वहाँ से रक्त स्राव होगा, खून बहेगा। तो अंदर क्योंकि क्लोज्ड स्पेस है, चारों तरफ घुटना बंद है, तो अंदर खून भरता चला जाता है, तो घुटने में सूजन आ जाती है और दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है और दर्द होता है। और क्योंकि घुटने का लिगामेंट टूट गया है, इसलिए घुटने के बल पे आप चल नहीं पाते, तो आप वजन नहीं ले पाते। लेकिन धीरे धीरे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये ऊपर वाले की देन है कि अगर हम कुछ भी नहीं करते तब भी वो उसको हील करने की या ठीक करने का कोशिश करता है। तो कुछ समय में, हफ्ते 2 हफ्ते में क्या होता है, वो जो अंदर खून जमा हुआ है वो धीरे धीरे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, वो धीरे धीरे सूख के कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, तो दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन पैर पे वजन नहीं आ पाता, क्योंकि घुटने का लिगामेंट जो टूट गया है वो पैर पे स्टेबिलिटी नहीं देने को मंजूर करता घुटने को। तो ऐसे मरीजों को हम कहते हैं ACL डेफिशिएंट नी पेशेंट, जिनका ACL टूट गया है। इसी तरह के और अलग अलग लिगामेंट भी हो सकते हैं। ये मैंने सबसे आसान और सबसे कॉमन लिगामेंट जो टूटा है, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल दिया है। अब ऐसे पेशेंट करें क्या? पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ऐसा लगा है और ऐसी चोट हुई है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि फिलहाल परेशान ना हों, पैनिक ना करें। घुटने की ठंडे पानी या बर्फ़ की सिकाई करें ताकि सूजन कम हो सके, ब्लड का रिसाव कम हो सके। आप घर में जो भी पड़े पेन किलर हैं, अगर वो उपयुक्त है तो उसको आप ले सकते हैं। रेस्ट करें, घुटने की मालिश कतई ना करें और फिलहाल कुछ दिनों के लिए रेस्ट करें। जबरदस्ती के अनावश्यक काम ना करें। फिर जैसे ही सुटेबल हो अपने डॉक्टर को दिखाएं, खासकर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हो। घुटने के अंदर जाते हैं दूरबीन विधि से, छोटे छोटे होल बनाते हैं दूरबीन विधि से, और उसके थ्रू ही हम उस घुटने के लिगामेंट का ऑपरेशन करते हैं। इसमें हम कोई बड़ा चीरा नहीं मारते, वो पुराना जमाना बीत गया। अब हम छोटे छोटे चीरे, बल्कि छोटे छोटे होल के थ्रू 1 या 2 लिगामेंट का ऑपरेशन किया जाता है। अब मैं ये कहूँगा कि ये लिगामेंट टूटा है। लिगामेंट एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। लिगामेंट करीब ये मान के चलिए, अगर हम मोटा मोटा माने सपोज कि 100 फाइबर मिलके एक लिगामेंट बनाते हैं, तो हो सकता है कि चोट के दौरान केवल लिगामेंट में चोट लगी है, लिगामेंट के फाइबर टूटे नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक्यूट अभी जब चोट लगी है, सूजन आई है, तो ठंडे पानी का सिकाई करें, रेस्ट करें, पेन किलर खाएं, धीरे धीरे अपने डॉक्टर से मिलके, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके घुटने की कसरत करेंगे, आपका लिगामेंट नॉर्मल हो जाएगा और घुटना नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा होता है पार्शियल टियर, मतलब कि कुछ फाइबर टूट गए हैं, कुछ फाइबर बच गए हैं। ऐसे कंडीशन में भी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अपने आप कुछ मत करें, डॉक्टरी सलाह लें। वो डॉक्टर बताएगा, जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट होगा, जो आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट होगा, वो बताएगा कि हाँ आपके लिगामेंट में कुछ नहीं करने की ज़रूरत है और आपका इलाज हो जाएगा। आइडियली ये चीज़ें डॉक्टर खुद टेस्ट करता है, या फिर एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच होती है जिसको MRI कहते हैं। MRI से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। या फिर तीसरी कंडीशन आती है कि लिगामेंट पूरी तरीके से टूट गया है। लिगामेंट पूरी तरीके से टूट गया है तो संभवतः उसका ऑपरेशन करके उसका इलाज करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ मरीजों में, खासकर जैसे मेरे पास भी आते हैं, अगर कोई मरीज 50, 55, 60 साल का आ रहा है और उसको ऐसा दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपका ACL टूटा भी हुआ है तब भी आप अपने रोज़मर्रा के नॉर्मल काम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप वजन ही नहीं ले पाएंगे, कुछ दिनों बाद वजन आप ले पाएंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप तेज चल नहीं पाएंगे, आप खेल कूद नहीं कर पाएंगे। तो अगर 50, 55, 60 साल का आदमी आता है तो मैं यूजुअली मना करता हूँ कि नहीं, आपका लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घुटने की कसरत करें, आप ठीक हो जाएंगे। अगर लेकिन आपका जो लाइफ एक्टिविटी जो है, या आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक्टिविटी डिमांडेड है, या आप एक्टिव काम करने वाले हो, तो या चाहे आप 55 साल के हो या फिर यूजुअली आप यंग पेशेंट हमारे पास आते हैं। हमारे पास दीपक जी मोस्टली हमारे आपके उम्र के होते हैं। बिल्कुल, हमारे पास यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, मेरे पास यूजुअली स्टूडेंट्स आते हैं, फौजी बहुत आते हैं, CRPF के जवान आते हैं, पुलिस वाले आते हैं। उनको यूजुअली एक्टिव लाइफ स्टाइल की ज़रूरत होती है, तो उनको लिगामेंट बनाना पड़ता है, अदरवाइज वो अपने घुटने पे दौड़ नहीं सकते और तेज चल नहीं सकते। तो इसका दूरबीन विधि से लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, या फिर दूरबीन विधि से लिगामेंट बनाया जाता है। सर, बहुत उपयोगी जानकारी आपके द्वारा प्रदान की गई और उम्मीद है कि दर्शक जो देख रहे हैं जो है उस पर अमल करेंगे, उस जानकारी को हासिल कर सकेंगे। सर, एक अहम सवाल और हमारे दर्शक का वो रख रहे हैं अपना सवाल, कि वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी उम्र तकरीबन 27 वर्ष है
और घर पे ही दौड़ते वक्त अचानक गिर गया और उनका घुटना मुड़ गया, जिस दौरान उनको चोट आ गई थी। खासा उनको दर्द भी नहीं है और सूजन भी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उनका घुटना जो है वो बार बार लॉक हो जाता है और जब वो सीधा करते हैं उसको तो खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या है और कैसे निजात हासिल होगी? हाँ दीपक जी, ये बिल्कुल उपयुक्त क्वेश्चन है, बल्कि जो पिछला क्वेश्चन था उसके आंसर का अगला एक्सटेंशन है। और अच्छा हुआ कि ये एक सवाल आ गया, क्योंकि बस आगे बताने ही वाला था मैं। ये इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में मैं अपनी टॉक को कंप्लीट करूँगा। तो ये तो बताया लिगामेंट इंजरी के बारे में। अब ऐसे ही घुटने में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर मैं मॉडल का उपयोग करूँगा। ये तो मैंने घुटनों के लिगामेंट्स बता दिए, ये घुटनों की हड्डियां हो गई। अगर अब इस घुटने को अगर हम तोड़ें और अंदर खोल के देखें तो आपको, जैसे मैंने बताया कि ये ACL लिगामेंट था, बल्कि मैं किसी पेन को लेता हूं तो ये हमारा ACL लिगामेंट था। लेकिन आप ये दो स्ट्रक्चर्स आप ये भी देख रहे होंगे, ये घुटने की गद्दियां होती हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं और मेडिकल भाषा में कहते हैं मेनिस्कस। अब अगर आप ये मानिए कि अगर ये मेनिस्कस हम हटा दें तो क्या होगा, घुटने की ये हड्डी घुटने की इस हड्डी से टकराएगी और टकराने की वजह से जो इसके ऊपर कार्टिलेज है, जो ग्रीस है, इसको हम आम भाषा में कहते हैं, वो घिस जाएगी और धीरे धीरे घुटनों का गठिया हो जाएगा, जो कि नॉर्मली भी 55, 60, 65 साल की उम्र में हम सबके घर में बुजुर्ग हैं दीपक जी, सब हर बुजुर्ग किसी न किसी तरीके से इस घुटने के गठिए से परेशान है और इसी के लिए बाद में घुटने का रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण किया जाता है। तो जो ये मेनिस्कस है, जो ये गद्दी है, ये घुटने को आपस में लड़ने से बचाती है, दो हड्डियों को। तो अगर ये कहा जाए कि ये हड्डी जो ये आपकी गद्दी है, जो ये मेनिस्कस है, ये घुटने के गठिया को रोकने के लिए एक यंत्र है भगवान का दिया हुआ, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। तो जैसे आपके कॉलर ने पूछा कि उनको कोई खासा चोट नहीं लगी, घर में खेलते दौड़ते वक्त अचानक से उनका घुटना ट्विस्ट हो गया और वो गिर गए, उसके बाद ना कोई सूजन आई ना कोई दर्द हुआ, लेकिन उनका घुटना लॉक हो जाता है। वो होता क्या है दीपक जी कि जो ये हमारी गद्दी है, ये गद्दी ही जब ये नॉर्मली प्रायः ये किसी खेल के दौरान, एक्सीडेंट्स में या घर में खेलते दौड़ते वक्त ही घुटना ट्विस्ट हो जाने की वजह से ये गद्दी बीच में फट जाती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में मेनिस्कल टीयर कहते हैं। जब ये फट जाती है जब ये फट जाती है तो ये फट के अंदर पड़ी रहती है, क्योंकि ये घुटने के अंदर का स्ट्रक्चर है पूरा। ये फट के अलग भी हो सकती है और फट के आधी अधूरी उसी के साथ अटैच भी रह सकती है। जब फट के अलग हो जाती है या आधी अधूरी अटैच होके फटी अंदर पड़ी रहती है तो घुटने के मूवमेंट के दौरान ये घुटने में अड़ती है। अड़ने की वजह से ये घुटना लॉक हो जाता है और बार बार ये बीच में लॉक होता है। फिर आप किसी ना किसी तरीके सीधा करके या किसी से खिंचवा के या कुछ देर बाद रिलैक्स करके घुटने को सीधा करते हैं तो सीधा भी हो जाता है और फिर मूवमेंट के दौरान ये लॉक हो जाता है। तो अक्सर मरीजों की ये कंप्लेंट आती है कि सर ऐसे 6 महीने पहले या 1 साल पहले ऐसा हुआ था और उस समय तो कोई दर्द ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच में घुटना कई बार लॉक हो जाता है, कई बार नहीं होता और कई बार मुश्किल से सीधा करना पड़ता है, कई बार आसानी से हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को ये बार बार समस्या रहती है। ऐसे मरीज भी धीरे धीरे घुटनों में अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और घुटनों में धीरे धीरे आके जाके दर्द भी डेवलप हो जाता है। अब ऐसे मरीजों में प्रॉब्लम ये आती है कि आज चोट लगी आपको, चोट का आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ना दर्द होता है ना सूजन आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये जो मेनिस्कस है, ये गद्दी है, इसमें रक्त का संचार काफ़ी कम होता है। जैसे हमारे नाखूनों में, नाखून हम कटते हैं हमें दर्द नहीं होता क्योंकि नाखूनों में रक्त का संचार नहीं होता। इसी तरह मांस जो स्किन है उसमें उतना दर्द नहीं होता क्योंकि रक्त का संचार काफ़ी कम होता है। इसी तरीके से इसमें भी रक्त का संचार काफ़ी कम या ना के बराबर होता है, इसलिए इसमें भी इनके भी फटने की वजह से दर्द नहीं होता। दर्द ना होने की वजह से ये छोटे प्रायः टल जाती हैं या इग्नोर कर दी जाती हैं। तो अब ऐसी अगर चीज़ हुई है तो हम क्या करें? तो अगर आपके साथ ये बार बार लॉकिंग डीलॉकिंग के हो रहे हैं तो संभवतः हो सकता है कि आपकी मेनिस्कल इंजरी हुई हो। आपको अपने फिजिशियन, अपने क्लिनिशियन से, बल्कि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, क्योंकि ये मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चाहे तो MRI करा के या क्लिनिकली टेस्ट करके वो देखेंगे कि क्या मेनिस्कल इंजरी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो उसका इलाज इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि अगर हमने इलाज नहीं किया तो न केवल आपकी दैनिक दिनचर्या, आपकी दौड़ भाग, आपका खेल कूद सफ़र करेगा, बल्कि आगे आने वाले समय में घुटने के गठिया होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपको इस चीज़ का इलाज कराना पड़ेगा और एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। तब तक के लिए भयभीत ना होएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दर्द हो तो पेन किलर आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं और साथ ही साथ ठंडे की सिकाई करें और जैसे ही उपयुक्त समय होए और ये थोड़ा कोरोना का केस कम हो तो आप अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलिए। अभी तुरंत इसके लिए पैनिक। सर, सवाल हमारे दर्शकों में से एक महिला का है और तकरीबन सवाल इसी से मिलता जुलता ही है, लेकिन एक समस्या जो उनकी है जो इससे थोड़ा सा अलग है, उसको लेकर के उनका सवाल है। उनका कहना है कि उनकी उम्र 40 वर्ष है और वो एक गृहिणी है। घर पे काम करने के दौरान उनको कब चोट लग गई उन्हें पता नहीं चल पाया। समस्या ये है कि उनके सूजन बनी रहती है, दर्द भी होता है और सबसे बड़ा जो सवाल है कि उनका घुटना भी लॉक हो जाता है बार बार, लेकिन उनके घुटने से बार बार कर्र की आवाज़ आती है। नींद नहीं पूरी कर पाती हैं दर्द के वजह से और लड़खड़ाहट महसूस होती है चलने में। क्या करें, कैसे निजात मिले? ये भी इसी पुराने क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। उन महिला को भी संभवतः कोई ना कोई मेनिस्कल इंजरी हुई है, खासकर जो इस तरह की इंजरी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लॉकिंग डिलॉकिंग के एपिसोड्स तो नहीं होते, लेकिन घुटने में दर्द बना रहता है, रात में नींद नहीं आती, घुटनों में बेचैनी रहती है। उसमें क्या होता है कि अक्सर इन तरह की जो खासकर महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी बहुत कॉमन है, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं या हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी को कहते हैं। इसकी वजह से साथ ही साथ जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो जो आपकी गद्दियाँ हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। इन महिला को संभवतः कभी ना कभी घर में काम करते वक्त, उठते बैठते वक्त इनकी भी मेनिस्कल टीयर हुआ होगा और संभवतः ये मेनिस्कल टीयर बिल्कुल पीछे में, अगर हम घुटना और अंदर खोलें तो पीछे की जो चीज़ है, पीछे के जो मेनिस्कल का जो पार्ट है वो यूजुअली फट जाता है, जिसको रूट टीयर कहते हैं। और ये रूट टीयर यूजुअली ऐसे प्रेजेंट नहीं करते, कोई पेन के साथ, कोई खास डिस्कम्फर्ट के साथ प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन हल्की फुल्की लॉकिंग, पेन और दर्द बना रहता है। खासकर महिलाओं में घुटनों की कमजोरी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया, वो होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, मतलब वो भी हड्डी की एक कमजोरी है, मोटा मोटा अगर हम बात करें। तो ऐसी महिलाओं को घुटने के लिए विटामिन डी या विटामिन डी की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने आप से इसका सेवन मत करें। एक डॉक्टरी परामर्श लें, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट या नी स्पेशलिस्ट से मिलें। वो आपके घुटने की जांच करेगा, आपको क्लिनिकली टेस्ट करेगा और उसके बाद वो देखेगा और ज़रूरत समझेगा तो आपको विटामिन डी की गोलियां देगा, जिससे आपके घुटने में या बोन्स में ओवरऑल मजबूती आ सके। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग कहते हैं कि 35 के पार, 35 की उम्र के बाद किसी भी महिला को खासकर हड्डियों की कमजोरी संभवतः प्राय होती है, तो उनको अपनी जीवन शैली में कैल्शियम रिच डाइट जैसे दूध, मक्खन, दही, पनीर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही साथ कैल्शियम की गोलियां भी खानी पड़ सकती हैं। तो बल्कि मैं तो ये अपनी पेशेंट को, जो भी फीमेल पेशेंट आती है, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि साल में 3 महीने, मतलब 1/4 साल, 3 महीने आप रोज़ 1 गोली कैल्शियम की लीजिए और हफ्ते में 1 बार विटामिन डी की गोली लीजिए, तो टोटल 12 गोली विटामिन डी की हो गई और 3 महीने की 90 दिन की कैल्शियम की गोली हो गई। तो संभवतः ये पूरे साल के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये केस टू केस नहीं, ये एक नॉर्मल बात है। बाकी आपके केस में हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत भी पड़े या कम भी पड़े। तो मैं इन महिला को कहूँगा कि फ़िलहाल इस चीज़ के लिए अपने जैसे भी ये कोरोना क्राइसिस ओवर हो, अपने फिजिशियन से, अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से या अपने नी स्पेशलिस्ट से मिलिए और अपनी समस्याओं को बताइए। वो रूल आउट करेंगे कि आपकी कोई मेनिस्कस की समस्या तो नहीं है और साथ ही साथ आपको कैल्शियम विटामिन डी से फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ एक और मैं उनको सलाह दूंगा कि तब तक के लिए कृपया किसी देसी उपचार, मतलब घुटने को बैठाना, घुटने की खींचतान और घुटने में कोई इंजेक्शन लगवाना, इस तरह का काम मत करें, क्योंकि इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है।
सर अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो घुटनों पर चोट लगने के बाद उससे कैसे निजात मिलेगी, इस पर हमारे एक दर्शक है जो सवाल रख रहे हैं कि उनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें चोट कभी नहीं लगी और उनके घुटने में बार बार सूजन आ जाती है और उनके घुटने से कई बार पानी निकाला जा चुका है। सर ये क्या है और इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये एक अभी तक हम घुटनों में, जैसा आपने सही कहा कि हम घुटनों में घर की चोटें या एक नॉर्मल खेल कूद की चोटों की बात कर रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे मरीज हमारे पास भी आते हैं कि उनको बार बार घुटनों में सूजन आती है, उनको कोई चोट की हिस्ट्री नहीं होती, उनको कभी कोई चोट लगी नहीं होती, इवन मामूली चोट भी नहीं लगी होती, बार बार सूजन आती है। और कई बार तो कई लोग कहते हैं कि कई बार, जैसा कि आपके कॉलर ने भी बोला कि उनके घुटनों से पानी निकाला जा चुका है। इस बीमारी को अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो इसको कहते हैं रिकरेंट क्रोनिक नी साइनोवाइटिस, मतलब घुटनों के अंदर बार बार सूजन आ जाना, ये इस बीमारी का नाम है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बार बार घुटने में सूजन आ जा रही है, या कभी कभी कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता, आपके शरीर, आपके घुटने के जो झिल्ली है जिसको हम साइनोवियम कहते हैं, वो घुटने में ज़्यादा द्रव्य बनाती है या बार बार उसके सूजन आने के का कारक होती है। अब नॉर्मल भी अगर हम घुटने की बात करें तो घुटने की सही मोबिलिटी के लिए, सही मूवमेंट के लिए घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको कहते हैं घुटनों का द्रव्य, या आम भाषा में घुटनों की ग्रीस भी कहते हैं उसको। ये एक नॉर्मल हम सब के घुटनों में होती है, लेकिन जब किसी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो सूजन का रूप ले लेती है। ये जो द्रव्य ये बनाता कौन है? कोई भी घुटना, कोई भी जोड़, अगर हम आम भाषा में बात करें तो उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको हम मेडिकल भाषा में साइनोवियम कहते हैं। वही झिल्ली घुटनों में द्रव्य बना के डालती रहती है और वही झिल्ली बार बार द्रव्य सोखती भी रहती है। तो हर रोज ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है कि द्रव्य बने और द्रव्य सूखा, तो पुराना द्रव्य सूखता जाता है, नया द्रव्य बनता जाता है और एक नॉर्मल क्वांटिटी इसमें मेंटेन रहती है। लेकिन कभी किसी कारण अगर ये द्रव्य बनना ज़्यादा शुरू हो जाए या सूखना कम शुरू हो जाए तो इसके अंदर, घुटनों के अंदर द्रव्य की या पानी के हैं अगर मोटा मोटा कहें तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और वो घुटनों में सूजन का रूप ले लेगी। इसी को, इस बीमारी को बार बार घुटनों में सूजन आना या क्रोनिक रिकरेंट नी साइनोवाइटिस। अब ये सूजन क्यों आती है, झिल्ली ज़्यादा पानी क्यों बनाती है, इसके कारण कई हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है, या कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब शरीर के किसी सेल को या कोशिका को लगता है कि दूसरी कोशिका जो बगल वाली है वो दुश्मन है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, और उससे लड़ाई के रूप में, उससे प्रोटेक्टिव फिनोमेना के रूप में वो लड़ना शुरू कर देती है। तो उसके रूप में भी घुटने में ज़्यादा पानी भरना शुरू हो जाता है, ज़्यादा पानी बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा ग्रीस बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और कई बार जो छोटे लेवल पे या जो हमारे ग्रामीण व्यवस्था में जिसको हम नीम हकीम कहते हैं या क्वैक कहते हैं, वो इसका इलाज क्या करते हैं कि अगर घुटने में पानी भर गया है तो पानी निकाल दो और कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, 3-4 महीने बाद फिर पानी भर जाता है। इससे नुकसान ऐसा कुछ नहीं है उस पानी को निकालने से। ज़रूर उस पानी को निकालने के बाद घुटनों में सूजन कम हो जाती है, सूजन की वजह से जो तनाव आता है उसकी वजह से जो मांसपेशियाँ खिंचती हैं, नसें खिंचती हैं, जो दर्द होता है वो दर्द कम हो जाता है। लेकिन बार बार घुटने के में इंजेक्शन डाल के उसको निकालने से घुटने में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और बिलीव मी, आप मेरी बात मानिए कि अगर एक बार घुटने में इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला भी उतर आए तो उसको ठीक करना बहुत नामुमकिन है या बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग बार बार कहते हैं कि घुटनों में इंजेक्शन ना लगवाइए या बार बार इंजेक्शन से पानी ना निकालिए। अब इसके लिए किया क्या जाए, जैसा कि आपके कॉलर का प्रश्न है। अभी तक जो हो गया, मैं फिर आपसे कहूँगा कि फ़िलहाल अभी ये उतनी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। आप ठंडे पानी की सिकाई करिए, पेन किलर खाइए, जितनी भी पेन किलर्स हमारे यहाँ हैं उनको, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, मतलब उनमें सूजन को कम करने के तत्व भी होते हैं। तो जो भी पेन किलर आप खाएंगे वो घुटने की सूजन अगर आपको हुई है तो उसको कम भी करेगा कुछ मात्रा में। तो फिलहाल वो करिए, और जैसे ही उपयुक्त हो अपने डॉक्टर से, नी स्पेशलिस्ट से मिलिए। वो आपके घुटने को देखेगा, उसकी जांच करेगा और उसके हिसाब से उसके घुटने का इलाज करेगा। हो सकता है कि वो भी पानी निकाले, लेकिन पानी वो एक ऐसी अवस्था में निकालेगा पूरे प्रिकॉशन लेते हुए ताकि घुटनों में इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़, वो हो सकता है कि घुटनों के उस बार बार उस झिल्ली के ज़्यादा द्रव्य बनाने के लिए कुछ दवाएं चलानी पड़े जो वो झिल्ली ज़्यादा द्रव्य ना बनाए, या फिर
दूरबीन का ऑपरेशन करके उस झिल्ली में कुछ ऑपरेशन किया जाए जिसकी वजह से ये बार बार सूजन ना आए। तो इन सब चीज़ों के लिए अपना इलाज या नीम हकीम का इलाज मत करिए, एक इंजरी स्पेशलिस्ट या नी स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपका इलाज करेगा, आपको देखेगा और आपका उपयुक्त इलाज करेगा। एक अंतिम सवाल है सर हमारा कि हमारे दर्शक कह रहे हैं कि उनके पिताजी की उम्र तकरीबन 63 वर्ष है और उनके घुटने में काफ़ी तकलीफ़ रहती है, चलने फिरने उठने बैठने में वो समर्थ नहीं है, तो उनके लिए कुछ जानना चाहते हैं और कि कैसे उनको निजात मिले। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको दूसरे शायद क्वेश्चन में बताया था कि जो मेनिस्कल इंजरी की वजह से घुटनों में गठिया होता है, ऐसे ही नॉर्मली हम लोग की लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग का एजिंग प्रोसेस है, ये एक एजिंग प्रोसेस है कि 55, 60, 65 की उम्र आते आते घुटनों में जो घुटनों की गद्दियाँ होती हैं, जो घुटनों की ग्रीस होती है, इसको कार्टिलेज कहते हैं, वो घिस जाती है। इसके घिसने की वजह से घुटनों में की हड्डियाँ आपस में लड़ने लगती हैं, तो उसको घुटने का गठिया कहते हैं और इसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है, चलने फिरने उठने बैठने में आँख तक में आंसू आ जाते हैं, इतना परेशानी होती है और ये हम सबके घरों में होता है। नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है 65, 60 होता है तो ये प्रॉब्लम जल्दी भी शुरू हो जाती है। किसी को और किसी समस्या होती है, जैसे कि शुगर के पेशेंट में भी ये समस्या होती है। तो ऐसे में जहाँ तक कि जैसा कि आपके कॉलर का प्रश्न है, उनको मोस्ट प्रोबेबली या सामान्यतः घुटनों का गठिया शुरू हुआ होगा या हो रहा होगा। इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल ये कहूँगा कि आप परेशान ना हों, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलिए, लेकिन घुटनों के लिए क्या करें अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, अभी तक जो मैंने जितने भी घुटनों में चोट लगी मैं बताता था, मैंने बताया आपको कि घुटनों में ठंडे पानी या बर्फ़ की सिकाई करें। इसके लिए मैं कहूँगा कि गर्म पानी में हल्का नमक डाल के घुटने की तौलिए की या गीली सिकाई करें, जिससे घुटने की जो सूजन है, गठिया की वजह से जो सूजन आई है वो कम हो जाएगी, उससे आराम मिलेगा, दर्द में आराम मिलेगा। उपयुक्त पेन किलर एक लिमिटेड रूप में खाएं। घुटनों की मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, जैसे मैंने कहा कैल्शियम लें, विटामिन डी हफ्ते में एक बार उसका सेवन करें। विटामिन डी रिच फूड जैसे दूध, दही, मलाई, घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ों का एक लिमिटेड क्वांटिटी में सेवन करें। तीसरी चीज़, घुटने के लिए सबसे उपयोगी है घुटनों की कसरत, क्योंकि घुटनों की कसरत करने से आसपास की मांसपेशियों में रक्त का प्रसाव बढ़ता है, संचार बढ़ता है। जब रक्त का संचार बढ़ता है तो रक्त अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, मतलब जो दर्द की दवाएं होती हैं वो रक्त के थ्रू ही अब जगह पहुंचती हैं आपके शरीर में। तो ऐसे ही रक्त की दवाएं बहुत सारी हम लेते हैं और मैं ये आम भाषा में कहता हूं कि जब भी कोई दर्द होता है तो हमारा शरीर भी रक्त की दवा बनाता है, दर्द की दवा बनाता है। तो वो भी जो एंटी पेन मेडिकेशन या हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं वो रक्त शरीर बनाता है, वो वहाँ पहुँचेंगी और जो दर्द को पैदा करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको वो वहाँ से रक्त ले जाएगा। तो रक्त के संचार बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द भी कम होगा, घुटनों की मांसपेशियाँ सुदृढ़ होंगी, तो आपके घुटनों का गठिया भी एक लिमिटेड एक हद में रहेगा। और उसके लिए कुछ नहीं, एक सिंपल घुटने की कसरत होती है। मैं किसी भी व्यूअर से कहूँगा कि घुटने की कसरत आजकल यूट्यूब पे डाले, उसको मिल जाएंगी और जो भी अपने आप से आपके कंफर्ट को आपका कंफर्ट अलाउ करे वो घुटने की कसरत करें। और जैसे ही समय उपयुक्त हो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि आपका घुटना कोई दवाएं या कोई वैसा इलाज मांग रहा हो, या आपका घुटना बहुत ख़राब हो गया हो तो घुटना रिप्लेसमेंट या जिसको कहते हैं घुटना प्रत्यारोपण, वो भी आपका किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि अभी कोरोना है, कोरोना के लिए हमें ज़्यादा परेशान होना है, तो इसलिए अभी इसके बारे में ना सोचें और घर पे इलाज करें और जैसे ही उपयुक्त समय आए अपने डॉक्टर से। इंडियन टीवी 24 के साथ सर आपने अपना बहुमूल्य समय साझा किया, बहुत तमाम उपयोगी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंडियन टीवी 24 के खास पेशकश स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ KGMU लखनऊ के स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम उपयोगी जानकारियाँ जिनके माध्यम से हासिल हुई। अगली कड़ी में कंधों की चोट, बीमारी और उससे कैसे मिलेगी निजात, इसको लेकर के अभिषेक जी के साथ फिर हम अगली कड़ी में रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।